सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय टाइम्स की ओर से। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना नवंबर अंत तक विस्तारित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में नवंबर अंत तक पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार की घोषणा की, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त करने में मदद मिली। पीएम ने कहा कि इस विस्तार पर 90,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बावजूद सरकार द्वारा समय पर निर्णय लेने के कारण भारत अभी भी बहुत स्थिर स्थिति में है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जब से देश में अनलॉक 1 की शुरुआत हुई है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही बढ़ रही है। उनका पता तब चलता है जब सरकार 1 जुलाई से शुरू होने वाले अनलॉक चरण 2 के लिए तैयारी करती है। रात के कर्फ्यू में ढील के साथ और प्रावधान, घरेलू उड़ानों और ट्रेनों और एक दुकान में 5 से अधिक लोगों के लिए निकासी। पीएम गरीब कल्याण योजना हमने 1.75 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। पिछले 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के बैंक खातों में 31,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। साथ ही 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए। हम स्थिति की जांच कर रहे हैं। चीन ने 59 चीनी ऐप पर भारत के प्रतिबंध पर चिंता व्यक्त की। देश के संप्रभुता और अखंडता के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होने के लिए भारत के 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाने के एक दिन बाद चीन ने मंगलवार को इस कदम पर कड़ी चिंता व्यक्त की और कहा कि भारत सरकार के पास वैध बनाए रखने की जिम्मेदारी है और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के कानूनी अधिकार। भारत ने सोमवार को चीनी लिंक के साथ 59 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें बेहद लोकप्रिय टिकटॉक और यूसी ब्राउज़र शामिल हैं, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा और के लिए गतिविधियों में संलग्न हैं। सार्वजनिक आदेश। प्रतिबंध चीनी सैनिकों के साथ पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ साथ वर्तमान गतिरोध की पृष्ठभूमि में भी आता है। भारत के चीनी विदेश मंत्रालय के ब्रीफिंग में चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद प्रवक्ता झाओ जजियान ने कहा, चीन भारतीय पक्ष द्वारा जारी प्रासंगिक नोटिस के बारे में बहुत चिंतित है। हम स्थिति की जांच कर रहे हैं और इसकी पुष्टि कर रहे हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि चीनी सरकार हमेशा चीनी व्यवसाय को विदेशी देशों के साथ उनके व्यापारिक सहयोग में अंतर्राष्ट्रीय नियमों, स्थानीय कानूनों और विनियमों का पालन करने के लिए कहती है। 18,000 से अधिक नए कोविड-19 मामलों में भारत का रिकॉर्ड, कुल मृत्यु 17,000 के करीब है। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि पिछले 24 घंटों में भारत ने 18,522 मामलों में स्पाइक दर्ज किया, जिसमें कोविड-19 मामलों की कुल संख्या 5,66,840 हो गई, जिसमें घातक संख्या 17,000 के करीब थी। देश में कुल कोविड-19 मामलों में महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु 60% से अधिक हैं। महाराष्ट्र में 1,69,883 मामले हैं। इसके बाद तमिलनाडु 86,224 और दिल्ली 85,161। कुल 3,41,268 मामले हैं। 5,66,840 कुल 3,34,822 लोगों ने अस्पतालों से वसूली और छुट्टी दी है। कोविड-19 रोगियों के बीच रिकवरी दर 59.06% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 418 मौतें दर्ज की गई। कोविड-19 की मौत का आंकड़ा 16,893 तक पहुंच गया। 5,257 मामलों में स्पाइक महाराष्ट्र बना रहा। देश में सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य में कुल 1,69,883 मामले हैं, जिनमें 7,610 मौतें शामिल हैं। तमिलनाडु 86,224 पुष्ट मामलों के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जिनमें से 1,141 लोगों की मौत हो चुकी है। 47,749 लोग ठीक हो चुके हैं और 37,334 सक्रिय हैं। कुल 85,161 मामले हैं, जिसमें 2,680 मौतें और 56,235 वसूलियाँ शामिल हैं। भारत में अब कोविड-19 को समर्पित 1,036 डायग्नोस्टिक लैब हैं। इसमें सरकारी क्षेत्र में 749 और 287 निजी लैब शामिल हैं। हर रोज़ 1,50,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में जांचे गए नमूनों की संख्या बढ़कर 2,10,292 हो गई है। 4.0 तीव्रता का भूकंप जम्मू क्षेत्र डोडा में ऊपरी केंद्र से टकराया। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार तड़के जम्मू क्षेत्र में भूकंप आया था। किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की सूचना दी गई थी। उन्होंने कहा कि भूकंप सुबह 8:56 पर आया था और उसका भूकंप डोडा जिले के बालासा बेल्ट में था।
अधिकारियों के अनुसार किश्तवाड़, रामबन, कठुआ और उधमपुर जिलों में भी इसके झटके महसूस किए गए। अनंतनाग गोलाबारी में 2 आतंकवादी मारे गए। भारत पाकिस्तान के सैनिक नौगाम सेक्टर में गोलाबारी करते हैं। लगता है कि घाटी में मुठभेड़ नहीं हुई और दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों के साथ जारी मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। इसके अलावा भारतीय और पाकिस्तानी सेना उत्तरी कश्मीर के नौगाम सेक्टर में नियंत्रण रेखा LOC के पास गोलाबारी और मोर्टार गोलाबारी कर रहे थे। पुलिस अधिकारी ने कहा कि पुलिस, CRPF और सेना के एक संयुक्त दल ने अनंतनाग के बिजबेहड़ा गांव के आसपास घेराबंदी की। कुछ आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में विशिष्ट इनपुट प्राप्त करने के बाद आज तड़के जिला उन्होंने कहा कि सभी भागने के मार्गों को बंद करने के बाद सुरक्षा बलों ने एक लक्षित क्षेत्र पर शून्य किया जहां आतंकवादी छिपे हुए थे। आतंकवादियों ने खोज दल पर गोलीबारी की और यह सैनिकों द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई। आगामी गोलाबारी में, जो कि अंतिम बार रिपोर्ट किए जाने पर जारी था, 2 आतंकवादी मारे गए थे। यह दक्षिण कश्मीर में 15वीं मुठभेड़ है और जिसमें जून के महीने में अनंतनाग, कुलगाम, शोपिया और पुलवामा के 4 जिले शामिल हैं। 42 आतंकवादी मारे गए हैं। पश्चिम बंगाल ने महामारी को रोकने में मदद करने के लिए कोविड-19 योद्धा क्लब की स्थापना की। एक अनूठी पहल में पश्चिम बंगाल सरकार ने मुर्शिदाबाद जिले में एक कोविड योद्धा क्लब की स्थापना की है, जिसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो बीमारी से उबर चुके हैं और महामारी से निपटने में प्रशासन और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सहायता करने को तैयार है। वर्तमान में 60 लोग, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि बीमारी से उबरने के बाद उन्हें मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर में स्थापित क्लब के सदस्यों के रूप में नामांकित किया गया है। हमने उन लोगों के लिए परामर्श सत्र आयोजित किया जिन्होंने कोविड-19 को हराया था और अब वे आगे बढ़ रहे हैं सामान्य जीवन। उनमें से कुछ बीमारी से पीड़ित दूसरों की सेवा के लिए आगे आए हैं। वे विभिन्न अस्पतालों में सहायकों के रूप में काम कर सकते हैं, भोजन परोस सकते हैं या अन्य कोविड-19 रोगियों से बात कर सकते हैं। उन्हें डर नहीं लगना चाहिए। मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा कि 60 सदस्यों में से 10 ने मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और मालदा मेडिकल कॉलेज में काम करने के लिए सहमति जताई है, जबकि 40 अन्य कोलकाता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में काम करेंगे। बनर्जी ने कहा कि सरकार सदस्यों को भुगतान करेगी मानदेय और उनके भोजन और आवास का खर्च। उसने कहा, मेघालय ने 6 जुलाई तक रात के कर्फ्यू के विस्तार की घोषणा की। मेघालय सरकार ने सोमवार को राज्य भर में 6 जुलाई तक रात के कर्फ्यू के विस्तार की घोषणा की और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए असम में गुवाहाटी के सीमा वाले क्षेत्रों में कुल तालाबंदी की। अधिकारियों ने कहा। गृह मंत्री कोनराड के संगमा ने गुवाहाटी के निकट क्षेत्रों में बंद की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, असम के साथ अंतर्राज्यीय सीमा अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन प्रतिबंधित है। DC अपने अनुसार आवश्यक आदेश जारी करेगा। उन्होंने कहा, वर्तमान में राज्य में 7 सक्रिय कोविड-19 मामले हैं, क्योंकि 42 प्रभावित व्यक्ति बरामद हुए हैं और 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। जिला उपायुक्त DC, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि लोगों के अंतर्राज्य आंदोलन पर प्रतिबंध को जारी करने के आदेश के अलावा उनके संबंधित जिलों में 6 जुलाई तक रात के कर्फ्यू आदेश जारी करने के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक लॉकडाउन का विस्तार किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्यव्यापी बंद को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है और कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। राज्य के मुख्य सचिव अजॉय मेहता ने सोमवार को लॉकडाउन अधिसूचना जारी की, जिसमें वायरस के प्रसार पर रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन को अधिकतर दिए गए हैं। आदेश के अनुसार जिला कलेक्टर और नगर निगम के प्रमुख गैर आवश्यक गतिविधियों पर अपने क्षेत्रों में आवश्यक प्रतिबंध लगा सकते हैं। स्थानीय प्राधिकरण वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लोगों के आंदोलन को भी प्रतिबंधित कर सकता है। गैर जरूरी गतिविधियों जैसे कि खरीदारी के लिए लोगों की आवाजाही को पड़ोस तक ही सीमित रखा जाएगा। बाहर जाते समय मास्क, सामाजिक भेद और व्यक्तिगत स्वच्छता का भी कड़ाई से पालन करना पड़ता है। अधिसूचना में कहा गया है कि लोगों को बिना किसी प्रतिबंध के अपने कार्यस्थलों पर जाने की अनुमति दी जाएगी। आदेश में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति उल्लंघन कर रहा है उपाय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और भारतीय दंड संहिता के तहत संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।
बसपा हमेशा रक्षा सुरक्षा मुद्दों पर सरकार का समर्थन करती है, चाहे कोई भी दल सत्ता में हो। मायावती कांग्रेस पार्टी के साथ शब्दों की लड़ाई को एक नए स्तर पर ले जाते हुए बहुजन समाज पार्टी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को भव्य पुरानी पार्टी को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे का राजनीतिकरण करने से रोकने की सलाह दी। पार्टी के वायनाड सांसद राहुल गांधी पर एक हमले में बीएसपी प्रमुख ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व संकट के समय भारत चीन सीमा संघर्ष पर निरर्थक रुख अपना रहा है। हालांकि मायावती ने कांग्रेस और सत्तारूढ़ भाजपा के बीच सीमा मुद्दे पर एक दूसरे पर आरोपों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति राष्ट्रीय हित में नहीं थी। एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए बसपा प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी भारत चीन सीमा संघर्ष पर भाजपा के साथ खड़ी थी। यह सत्तारूढ़ पार्टी का सहयोगी नहीं था और वह केवल राष्ट्रीय हित में केंद्र को समर्थन दे रही थी। मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय चिंता के मुद्दों पर हमेशा क्षुद्र पार्टी की राजनीति से ऊपर उठ गई थी और हमेशा केंद्र सरकार द्वारा खड़ी रही थी। बहुजन समाज पार्टी भारत चीन सीमा मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। बीजेपी और कांग्रेस द्वारा इस मुद्दे पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर की जा रही राजनीति राष्ट्र के हित में नहीं है। ये बहुत चिंता की बात है, मायावती ने कहा। एप्पल और गूगल का कोविड-19 अनुरेखन अनुप्रयोग अभी तक चालू है। भारत ने अपने स्मार्टफोन पर एक नए कोविड-19 फीचर की शुरुआत की, जिसने कई लोगों के बीच थोड़ी चिंता पैदा कर दी थी, जब गोपनीयता नीति के बारे में पहले से ही काफ़ी भ्रम है। एक व्हाट्सएप संदेश भी यह दावा करते हुए प्रसारित किया गया था कि सभी एंड्रॉयड और आईफोन डिवाइस पर एक कोविड-19 एक्सपोजर सेंसर स्थापित किया गया है। यह बाद में पाया गया कि कोविड-19 एक्सपोजर नोटिफिकेशन फीचर अब तक काम नहीं करता है। हाल ही में यूएस टेक दिग्गज गूगल और एप्पल ने संयुक्त रूप से एक संपर्क अनुरेखन एपीआई या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को एंड्रॉयड और आईओएस पर जारी किया है। कंपनियों ने एक विज्ञप्ति में कहा, हमने जो बनाया है वह ऐप नहीं है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियां अपने स्वयं के सेब में एपीआई को शामिल करेगी। दूसरे शब्दों में एपीआई एक उपकरण है जो आपके आंदोलन की निगरानी करने और आपको कोविड-19 संक्रमणों के बारे में सचेत करने के लिए आरोग्य सेतु जैसे विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरण ऐप की अनुमति देता है। दोनों कंपनियों ने अपनी एपीआई को सरकार द्वारा संचालित आरोग्य सेतु ऐप से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार से भी संपर्क किया है। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइंग टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।